चलिए आज बात करते हैं जापान के इतिहास के एक ऐसे अनसुलझे, पेचीदा और भयानक केस की। एक ऐसी कहानी जिसने सच में पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जरा सोचिए, एक रहस्यमयी ग्रुप जो कहीं से भी अचानक सामने आता है और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को घुटनों पर ला देता है। और सबसे डरावनी बात, किसी को नहीं पता था कि ये लोग आखिर हैं कौन या उनका अगला कदम क्या होगा। और देखिए, ये सिर्फ कंपनियों पर अटैक नहीं था। नहीं, ये तो डर फैलाने का एक पूरा प्लान था। एक ऐसी साजिश जिसने आम लोगों के दिलों में भी खौफ भर दिया था। मतलब हर कोई डरा हुआ था। आज इतने साल, दशकों बाद भी ये केस दुनिया के सबसे हैरान करने वाले अनसुलझे मामलों में से एक है। सबूत भी थे, सुराग भी थे, लेकिन अपराधी वो कभी पकड़े ही नहीं गए। तो सवाल यही है, आखिर ये 21 चेहरों वाला दानव था कौन और वो कैसे कानून को हमेशा के लिए चकमा देने में कामयाब हो गया। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1984 में, जब इस आतंक ने पहली बार दस्तक दी थी। करीब 17 महीनों तक ये खौफ का साया मंडराता रहा और फिर अपराधी अचानक जैसे हवा में गायब हो गए। आखिर में साल 2000 में इस केस को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दुस्साहसिक क्राइम से। एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 18 मार्च 1984। दो नकाबपोश हथियारबंद लोग, जापान की एक बहुत फेमस कैंडी कंपनी है एज़ाकी ग्लिको, उसके प्रेसिडेंट कत्सुहिसा एज़ाकी के घर में घुसते हैं और उन्हें उनके ही बाथरूम से किडनैप कर लेते हैं, जबकि उनका परिवार बंधा हुआ बेबसी से बस देखता रह जाता है। फिर किडनैपर्स की डिमांड आती है और वो चौंकाने वाली थी। 1 अरब येन और साथ में 100 किलोग्राम सोना। आप सोच सकते हैं उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। इस एक डिमांड ने इस केस को रातों रात नेशनल हेडलाइन बना दिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। हैरानी की बात है, सिर्फ 3 दिन बाद ही एज़ाकी किसी तरह किडनैपर्स के चंगुल से भाग निकलते हैं। सबको लगा चलो ये बुरा सपना अब खत्म हुआ, पर असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एज़ाकी तो बच निकले, लेकिन इसके बाद उन क्रिमिनल्स ने अपना गेम ही बदल दिया। अब वो सीधे सीधे मीडिया और जनता से बात करने लगे और यहीं से जन्म होता है उस नाम का जो जापान के इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने खुद को नाम दिया द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस, यानी 21 चेहरों वाला दानव। पता है ये नाम कहां से आया? एक बहुत पॉपुलर जापानीज डिटेक्टिव नॉवल सीरीज के विलेन से। और अपने हर खत में वो पुलिस और कंपनियों का मजाक उड़ाते थे। उनके खतों में एक अजीब सा घमंड और कॉन्फिडेंस था। वो पुलिस को खुलेआम चैलेंज करते थे, जैसे इस खत में लिखा है, हम वो मायावी गिरोह हैं जो पुलिस को बेवकूफ बनाता है। अगर तुम बेवकूफ हो तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मतलब वो साफ साफ ये दिखाना चाहते थे कि वो कानून से हमेशा 2 कदम आगे हैं। लेकिन ये दानव सिर्फ खत ही नहीं लिख रहा था, अब उसने एक ऐसी धमकी दी जिसने ग्लिको कंपनी की कमर ही तोड़कर रख दी। उसने दावा किया कि उसने ग्लिको की कैंडीज में पोटेशियम साइनाइड मतलब जहर मिला दिया है। बस इस एक धमकी का असर यह हुआ कि कंपनी को पूरे देश से अपने सारे प्रोडक्ट्स वापस मंगाने पड़े। नुकसान जानते हैं कितना हुआ? $21 मिलियन का, और सैकड़ों लोगों की नौकरी चली गई। सोचिए, किसी को फिजिकली चोट पहुंचाए बिना उन्होंने कितनी बड़ी तबाही मचा दी थी। ग्लिको को लगभग बर्बाद करने के बाद दानव ने एक और खत भेजा और उसमें लिखा कि वो उन्हें माफ कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो रुक गए थे। नहीं, अब उनका आतंक और भी बड़े लेवल पर फैलने वाला था। अब उनके निशाने पर थीं जापान की दूसरी बड़ी फूड कंपनियां, जैसे कि मोरिनागा, मारुदाई हैम और हाउस फूड्स कॉरपोरेशन। और तरीका बिल्कुल वही था, धमकी भरे खत, कैंडी में जहर मिलाने का दावा और फिरौती की मोटी रकम। महीनों के जांच पड़ताल के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है, एक ऐसी लीड जिसने एक उम्मीद जगाई। लेकिन अफसोस, उसका अंत बहुत ही दुखद हुआ ये कि मारुदाई हैम से फिरौती लेने की एक कोशिश के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को देखा। उसका हुलिया कुछ ऐसा था, अच्छा खासा बिल्ड था, बाल घुंघराले थे और सबसे खास बात, उसकी लोमड़ी जैसी आंखें थीं। पुलिस ने फौरन उसका स्केच जारी किया और वो फॉक्स्ड आइड मैन के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन पुलिस के हाथ आते आते वो संदिग्ध भागने में कामयाब हो गया। ये एक और नाकामी थी और इस बार इस नाकामी और लगातार बढ़ते दबाव का नतीजा बहुत ही भयानक निकला।
शिगा प्रीफेक्चरल पुलिस के सुपरिटेंडेंट थे यामामोटो, जो इस पूरी जांच को लीड कर रहे थे। उन्होंने इस नाकामी की जिम्मेदारी खुद पर ली और शर्म के मारे उन्होंने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। ये शायद इस पूरे केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। सुपरिंटेंडेंट यामामोटो की मौत की खबर से पूरा देश सन्न रह गया और इसके ठीक बाद दानव ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उनकी मौत के बस 5 दिन बाद मीडिया को 21 चेहरों वाले दानव का आखिरी खत मिलता है। ये एक तरह से उनकी विदाई थी, और ये विदाई भी उतनी ही अजीब और डरावनी थी जितने उनके सारे क्राइम थे। उस खत में लिखा था, हमने फूड मेकिंग कंपनियों को परेशान करने का ख्याल छोड़ने का फैसला किया है। चलो आम आदमियों की तरह जीवन जिएं। और बस इसके बाद वो सच में गायब हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। आज तक कोई नहीं जानता कि ये 21 चेहरों वाला दानव असल में एक आदमी था या कोई पूरा का पूरा ग्रुप था। वो कौन थे, उन्होंने ये सब क्यों किया, ये वो सवाल हैं जो शायद हमेशा एक रहस्य ही बने रहेंगे।